तो जब हम लाइट के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं, लाइट है क्या बेसिकली? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? ये अपने को ऑलरेडी पता है कि लाइट क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। अगर कहीं पे लाइट है तो हम चीजों को देख पा रहे हैं। इसका एक सीधा सा क्या होता है, देखो, अगर मुझे किसी चीज को देखना है तो पहला फंडा क्या है, मैं अगर किसी चीज को देखना चाहता हूं तो जरूरी नहीं है कि मेरी आंखों पे लाइट पड़े। क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करनी चाहिए, है ना? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। जब वो मुझे देखने के कैपेबल बना रही है तो फिर ऑब्जेक्ट पे लाइट क्यों पड़ रही है ना? कैपेबिलिटीज तो मेरे अंदर डलनी चाहिए ना, लाइट मेरे अंदर आके कुछ ऐसा करे, है ना? शक्तियां तो मेरे अंदर आनी चाहिए। तो लाइट मेरे पे नहीं आ रही है, लेकिन लाइट कहां होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट पे। तो यहां कुछ छोटा मोटा कुछ ग्लिच है, या हम ये कहें कोई और फिनोमेना जिसकी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। अगर मैं अंधेरे में खड़ा हूं और बाहर कहीं रोशनी है तो उस रोशनी वाली चीजों को देख पा रहा हूं कि नहीं? लेकिन अगर बाहर अंधेरा और मैं चाहे लाइट वाली जगह पे खड़ा हूं तो मैं अंधेरे वाली जगह को नहीं देख पाऊंगा। तो लाइट कैसे दिखा रही है हमें चीजों को? लाइट बेसिकली क्या करती है, लाइट जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, टकराती है, टकरा के वहां से बाउंस बैक होके आती है, और जब बाउंस बैक होके हमारे तक पहुंचती है वो लाइट, तो हम कहते हैं हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल है। ठीक है? तो इसका एक और फंडा तुमने सुना, एक थ्योरी है कि हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे कोई एक गैलेक्सी है जहां एलियंस होंगे। लेट अस अज्यूम वहां एलियंस है, तो बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर। अब वो हमें अगर देख पा रहे होंगे, लेट अस अज्यूम उनके पास बहुत ज्यादा तगड़े से टेलीस्कोप्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, और वो हमें देख पा रहे होंगे, तो उन्हें क्या दिख रहा होगा? अभी पास्ट दिख रहा होगा। कितना पास्ट? शायद इतना पास्ट कि डायनासोर वाली दुनिया दिख रही होगी, जितना लाइट ईयर दूर होंगे। क्यों? लाइट आ रही है सन के पास से, आई हमारे अर्थ से टकराई, टकरा के उनके प्लैनेट्स तक पहुंचने में अब लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस क्या है? लाइट ईयर डिस्टेंस किसके लिए कहा जाता है? इट इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। अब अगर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे यहां से अपने सरफेस से, अपने अर्थ से लाइट को टकरा के उनके प्लैनेट तक पहुंचने में। अब वो लाइट जब उनके पास पहुंचेगी तो उन्हें वो दिख रहा होगा जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो उन्हें क्या दिख रहा है? जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पहले अर्थ पे चल रहा था। समझ रहे हो सकता है किसी प्लैनेट पे उन्हें यह दिख रहा हो कि अर्थ अभी बन ही रही है, ऐसे वाला पार्ट है। तो एग्जैक्टली वो गेम क्या है? रिफ्लेक्शन का। सिर्फ लाइट नहीं है। दूसरी चीज, अब लाइट के बाद आता है ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस किसको कहा जाता है बच्चा? ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस आर द सब्सटेंस व्हिच आर बेसिकली व्हिच हैव द लाइट ऑफ ओन, है ना? जिनकी खुद की लाइट है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की रोशनी है। रोशनी कैसे? मैंने बल्ब ऑन किया, वो अपने आप लाइट एमिट कर रहे। मैंने क्या किया? हमने जुगनू को देखा, वो अपने आप अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं। सन है, उसकी अपनी लाइट है। मैं कैंडल को एक बार इनिशिएट कर देता हूं, एक बार जलाऊंगा, सिर्फ इग्नाइट करूंगा, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप कंबशन चलेगा और उससे लाइट निकलती रहेगी, रोशनी निकलती रहेगी। तो कुछ भी ऐसी चीजें जो कि कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट करेंगी, उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना? सीधी सी बात है, ल्यूमिनस का लॉजिक समझ में आ रहा है। तो कुछ भी ऐसा जिसको एक बार अगर मैं इग्नाइट कर भी दूं, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप लाइट एनर्जी को रेडिएट करते रहेंगे, दोज आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। डन। अब उसके बाद आता है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि अगर मेरे पास मुझे लाइट को ट्रैवल कराना है, तो लाइट को ट्रैवल कराते हुए क्या है? अगर हमने वही एक पाइप वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक पाइप है और मैं यहां पे मान लो एक कैंडल जला भी देता हूं, ठीक है, तो ये कैंडल से जो रोशनी निकलेगी उधर पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंचेगी। लेकिन अगर मैं इस पाइप को अब यहां बीच से थोड़ी टेढ़ी कर देता हूं तो मे बी साउंड पहुंच जाता, लाइट नहीं पहुंचेगी। अब साउंड भी क्यों पहुंच जाता? साउंड भी तो ट्रैवल सीधा ही करता है, लेकिन साउंड क्या करेगा? रिफ्लेक्शन हो के थोड़ा बहुत चला जाएगा, है ना? लाइट अगर किसी सर्टेन एंगल पे रिफ्लेक्ट हो पाई तो हल्की फुल्की रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी, लेकिन क्या प्रॉपर जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? लाइट मुड़ के नहीं जा सकती है ऐसे, ये गलत हो जाएगा। लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? थोड़ी बहुत अगर रिफ्लेक्शन होगा, अगर अंदर का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जाएगी, वरना नहीं जाएगी। जैसे अगर हमारे पास मान लो लेजर लाइट है अभी ये, अब ना इस लेजर लाइट के थ्रू अगर मैं क्या करूं,
इससे लाइट ऑन करेंगे और मैं बहुत तेज तेज हाथ मूव करूंगा, तो क्या हमें लाइट वेव्स की फॉर्म में जाती दिखेगी? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि लाइट भी साथ में ऐसे ऐसे मूव करी, लाइट वो स्ट्रेट ही डंडे की तरह हिल रही होगी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो हमेशा कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में। अब अगर हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करेगी, तो उससे हमें फर्क क्या पड़ रहा है? उससे पहला फर्क ये पड़ रहा है कि अगर मैं लाइट के सोर्स के बीच में और जहां लाइट पहुंच रही है, स्क्रीन मान लेते हैं, कोई स्क्रीन पे पहुंच रही है, उनके बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल ले आता हूं, तो ऑब्स्टेकल लाने से क्या होगा बच्चा? उस ऑब्स्टेकल की वजह से वहां पर शेडो बननी शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर मैं लाइट को क्या करूं, जहां से, जिस सोर्स से लाइट आ रही है उसके बीच में, और मैं जहां स्क्रीन पे जिस पे लाइट फॉल करेगी उसके बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल लगा देता हूं, तो ऑब्स्टेकल रखने की वजह से क्या आ जाता है? वहां शेडो फॉर्म हो जाती है ना? सीधा सा यहां पे जैसे दिख रहा है, ये ल्यूमिनस सोर्स है, उसके बीच में अगर मैंने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? विच अलाउड द लाइट टू पास थ्रू इट, है ना? एक शीशे का टुकड़ा, कुछ ऐसा जो कि अंदर से लाइट को जाने देगा, थोड़ा बहुत वो उसको डिविएट कर सकता है, उसको कहते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे अगर मेरे पास मान लो यहां कांच का टुकड़ा है, तो इसको अगर मैं लाइट के आगे रख लेता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं लाइट के आगे रख लेता हूं, तो इससे शेडो नहीं फॉर्म होगी। अगर ये साफ सुथरा होगा, इस पे कोई निशान नहीं होगी, तो लाइट इसमें से जाएगी और आगे पहुंच जाएगी। दिस इज ट्रांसपेरेंट, है ना? और अगर ये ब्लरी होता, थोड़ा खराब सा होता, उसे ट्रांसलूसेंट कहते, थोड़ी बहुत लाइट भेजता, थोड़ी बहुत रोक लेता। और अगर मैं इसके आगे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दूं, जैसे लाइट है और मैं यहां ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक क्या है? ये 100% लाइट को ब्लॉक कर देगा। तो अगर सोर्स से आने वाली लाइट को ये ब्लॉक करेगा, तो लाइट तो सीधी जाएगी। लाइट के पास ऑप्शन नहीं है कि रुकावट आ गई तो मोड़ के चले जाए, है ना? जो हमारे पास अगर ऑब्स्टेकल कोई आ गया है लाइट के आगे, तो लाइट कैन नॉट चेंज इट्स पाथ। लाइट क्या करेगी? लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी, और वो जब स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाएगी, तो उसके पीछे, उस ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली पीछे स्क्रीन पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं, एक ऐसा एरिया, ऐसा स्पॉट जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है, और उस स्पॉट को हम क्या कहते हैं? शेडो फॉर्म हो गई है। क्लियर है? शेडो फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है बच्चे, अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट के नेचर के बारे में बात करी। भाई लाइट का नेचर क्या है? नेचर का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है हमारे पास, वो वेव की तरह है या वो पार्टिकल की तरह है। ठीक है, इस पे एक बात करते हैं, लाइट होती क्या है? पहले लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बच्चा? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक। तो लाइट इज समथिंग विच possesses both electric as well as magnetic properties। अब वो किस एक्सटेंट पे, उसके बारे में अलग बात कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सटेंट पे नहीं है, लेकिन इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज बहुत बड़ी है। रेंज बहुत बड़ी मतलब ये बहुत अलग, छोटे वेवलेंथ से शुरू होकर बहुत हाई वेवलेंथ तक वाली लाइट इसी लाइट के अंदर, सन से आने वाली लाइट के अंदर समाई हुई है। इसके अंदर गामा रेज, इसके अंदर हमारे पास यूवी रेज, इसके अंदर हमारे पास इंफ्रारेड, इसके अंदर विजिबल रेंज वाली जो लाइट है वो वाली, ये सारी रेंज की लाइट्स इसके अंदर समाई हुई हैं। माइक्रोवेव्स, ये सारी वेव्स इसके अंदर ही है। ठीक है, तो इस लाइट जो हमें दिखती है, इस लाइट क्या है? एक बहुत बड़ी रेंज की लाइट है। वो अलग बात है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचते हुए जो हमारे पास ओजोन है उसके थ्रू अल्ट्रावायलेट या कुछ गामा रेडिएशंस को ब्लॉक कर लिया जाता है, हार्मफुल रेडिएशंस नहीं पहुंचती, लेकिन ओवरऑल कुछ एक्सटेंट तक उसके अंदर थोड़ी बहुत वो रेज भी हैं। इसीलिए हमें जब बहुत ज्यादा देर के लिए अगर सन के आगे हमें एक्सपोज होना होता है, तो रिकमेंड किया जाता है कि स्क्रीन, वो अपना क्या कहते हैं उसे, सनस्क्रीन लगा के जाओ, है ना, ताकि वो थोड़ा सा अपने सेल्स को हम डैमेज होने से बचा पाए। तो मेन कहानी क्या है कि अब जो लाइट है वो एक बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी वाली चीजें हैं उसके अंदर। कैसे? अब मैंने कहा गामा रेडिएशंस, अल्फा रेडिएशंस, या फिर अल्फा छोड़ो, गामा रेडिएशंस है, माइक्रोवेव्स हैं, यूवी रेज हैं, और विजिबल रेंज है। हमें क्या दिख रहा है? हमें तो सिर्फ एक रेंज दिखती है, विजिबल रेंज। विजिबल रेंज एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली छोटा सा हिस्सा सिर्फ उसका, जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। उन वालों को हम देख पाते हैं, बाकियों को हम देख नहीं पाते, बट हम अलग अलग तरीके से उन्हें यूज करते हैं, वो अलग है। लेकिन
उस एक सर्टेन हिस्से के हिसाब से अगर हम बात करें, दैट विजिबल रेंज जो है वो हमें क्या दिख रहे हैं, कलर्स की फॉर्म में दिख रहे हैं, है ना। वापस एक बार उस टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब मैंने बात करी कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट ने बोला कि भाई लाइट जो है वो वेव थ्योरी की तरह, मतलब वेव की तरह वो ट्रैवल करती है और वेव नेचर पोजेस करती है। अब वेव नेचर क्या था? वेव नेचर था जिसके अंदर प्रॉपर क्रेस्ट रफ बन रहे हैं, जिसके अंदर एक कॉन्टिन्यूअसली चीजें चलती जा रही हैं, ठीक है, उसमें कहीं पर भी टुकड़ों में कुछ नहीं है। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस फिनोमेना। वेव का मतलब होता क्या है ना? वेव क्या है? अगर मैं पानी के अंदर एक हल्के से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूं तो उसके अंदर रिपल्स बनते हैं। तुमने कभी ध्यान दिया वो रिपल्स टुकड़ों में नहीं बनेंगे, रिपल्स प्रॉपर एक कॉन्टिन्यूटी में चलेंगे ऐसे, है ना। जो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो ऐसे ऐसे करके जो वेव्स बनाएंगे वो एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी में बनेंगे। दैट इज वेव नेचर, जहां पर कुछ भी किसी भी तरीके से टुकड़ों में नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फिनोमेना, वो वेव है। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम साइनोसॉइडल वेव के थ्रू कर लेते हैं। साइनोसॉइडल वेव क्या होती थी बच्चे हमारे पास? जो साइन थीटा की वेव होती है, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि इस तरीके से कोई हमारी वेव ट्रैवल करती है। इवन 9th क्लास के अंदर जो साउंड चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने कहा था लाइट कि भाई जो साउंड वेव है उसको भी हमने इसी वेव से रिप्रेजेंट किया था, है ना। ये क्या होती है बच्चा? साइन वेव, साइन थीटा होती है ना जैसे, तो साइनोसॉइडल वेव कहा जाता है इन वेव्स को। तो जो लाइट है वो जब ट्रैवल कर रही है वो कौन सा नेचर प्रोसेस करती है वैसे? ट्रांसवर्सल। और जो साउंड होता था वो क्या करती थी बच्चा? लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल था। अब एक बात बताओ, मैंने साउंड को, जो हमारे पास साउंड था उसको भी हम इसी वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लाइट जो कि ट्रांसवर्सल नेचर पोजेस करिए उसको भी इसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये तो कुछ गड़बड़ है यहां पे। दो अलग अलग चीजों को मैं एक सिंगल ही वेव से कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एक्चुअल में होता क्या है ये अपने पास कुछ है ना स्लिंकी। अब पकड़ना बच्चे से, एक बार उठ के आओगे आगे, यहां जो देखो। अब इसको मैं एक बार इस साइड आ जाऊँ, यहां पे चलो पकड़ो इसे, ठीक है, खींच लो थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, कोई नहीं। अब देखो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मैं पहले तुम्हें क्या समझा रहा हूं बच्चे? लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, उसके बाद ट्रांसवर्सल पे भी लेके आऊंगा। तो जो साउंड वेव है वो कैसे जाती है? जब हमारे वोकल कॉर्ड के थ्रू डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो जो हमारा मीडियम है वो कंप्रेस होता है, और वो कंप्रेशन फिर आगे रेयर फ्रिक्शन जाके वो दिखा, कुछ मूवमेंट दिखा इसके अंदर, जो यहां से एक ये बीट की तरह जा रहा है। देखो मैं एक बारी पल्स क्रिएट कर रहा हूं और जैसे ही छोड़ूंगा वो ऐसे ऐसे होके यहां से एक तुम्हें क्लियरली एक डिस्टर्बेंस उधर तक जाती दिखती है। तो जब ये कॉन्टिन्यूअसली ये डिस्टर्बेंस ऐसे ऐसे जारी होती है, पार्टिकल्स कैसे हैं? क्रेस्ट और ट्रफ में। मतलब पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं बच्चा? अगर वेव आगे को ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल्स भी आगे और पीछे की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ये हमारा नेचर किसका होता है? ये साउंड वेव्स का होता है। When particles are disturbed in the direction of propagation of wave, तो ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। जो पार्टिकल्स हैं वो कहां को डिस्टर्ब हो रहे हैं? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में। तो ये साउंड वेव थी। अब जोर से पकड़ के रखो बच्चा। तो अब अगर पार्टिकल्स ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, ये कैसे डिस्टर्ब है? अब इसमें पार्टिकल्स का जो मोशन है वो ऊपर और नीचे है ना। पार्टिकल्स का मोशन कैसे? ऊपर और नीचे। ये देखो ऐसा लगा लो, है ना। तो ये पार्टिकल कैसे हैं? ऊपर और नीचे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसमें जब पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, कैसे है? द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे सांप चलता है, ऐसे सांप चलता है और वेव आगे को जा रही है, मतलब सांप हिलता है ऐसे साइडों में पर जाता आगे को है। दैट इज हाउ लाइट वेव ट्रैवल। ठीक है बच्चे, छोड़ दो। अब चाहे ये थी, चाहे लाइट वेव थी, चाहे साउंड वेव थी, दोनों के अंदर हम रिप्रेजेंट ऐसे कैसे कर रहे हैं? जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है होता है, इसको हम कहते हैं क्या बच्चा? क्रेस्ट। इसको क्या कहते हैं? ट्रफ। तो जो क्रेस्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता था कंप्रेशन को। एक्चुअली साउंड वेव कैसे जा रही थी? कंप्रेस, रिफ्लेक्ट, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, ऐसे ही था ना। पार्टिकल्स क्लोज आते हैं फिर दूर जाते हैं, क्लोज आते हैं दूर जाते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म मूव करता है।
तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन का जो फिनोमिना है, तो हम कंप्रेशन को क्रेस्ट से और रेयर फ्रिक्शन को ट्रफ से, कंप्रेशन को क्रेस्ट से, रेयर फ्रिक्शन को ट्रफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस को नहीं बता रहा था, वो सिर्फ एक वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। समझ में आई ये बात? सिमिलरली यहां पे जब एक वेव ट्रैवल कर रही है तो ये हम बता रहे हैं कि क्रेस्ट ट्रफ है। इस फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो है एक बार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर को डिस्टर्ब होते हैं, एक बार नीचे को डिस्टर्ब होते हैं। तो ये रिलेट जरूर कर रही है ट्रांसवर्सल मोशन के साथ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसवर्सल के पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन के हिसाब से बनी है। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर एनी वेव। समझ में आई है? तो ये एक तरीका है, इसको +1 के अंदर जाके वेव्स एंड ऑसिलेशन में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि हम किसी वेव को इस तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं। ठीक बात है? तो अब वापस अपने टॉपिक पे अगर आए तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था बच्चा? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम। हमें पता है साउंड वेव क्या थी? लॉन्गिट्यूडल वेव्स थी जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत है। साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। पता है ना अपने को, साउंड वेव को एक मटेरियल मीडियम की जरूरत है जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सकें, लेकिन लाइट को किसी तरह के किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो लाइट हमारे पास क्या होती है? ट्रांसवर्सल नेचर की होती है, एंड ट्रांसवर्सल वेव्स को किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। डन है? ये बात समझ में आई है बच्चा? तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। बट इसके बाद आया भाई क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था? लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। यहां इन्होंने बोला ये कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना नहीं है, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और इन लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन्स, एंड दिस इज क्वांटम थ्योरी। इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है वो कैसी है? वो छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में हमारे तक पहुंचती है। इसको इमेजिन करने के लिए एक तरीका क्या है? ट्रेन। जैसे एक ट्रेन जब आती है तो ट्रेन छोटे छोटे डब्बों का कॉम्बिनेशन है और मिलजुल के एक लंबी सी ट्रेन बनती है। तो अगर हम ऑन द होल देखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट ट्रेन इज मूविंग एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ही तेज, बहुत तेज। कितनी तेज? मेट्रो उससे भी तेज, बुलेट ट्रेन से भी बहुत ज्यादा तेज अगर चलाएं। ऑलरेडी अगर हम बुलेट ट्रेन की भी बात करें जो मतलब जापान वगैरह में चल रही हैं, अगर वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हैं अप्रॉक्स, हम उन्हें देख नहीं सकते, जुक करके निकल जाएगी। उनके बीच के गैप्स को हम नोटिस भी नहीं कर पाएंगे अगर कुछ होगा भी तो, है ना? तो अगर उससे भी बहुत तेज, स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड पे अगर कुछ मूव करेगा तो हम उन डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट को एज अ कॉन्टिन्यूअस वेव की तरह नोटिस करेंगे। हम तो खैर देखेंगे ही कैसे, बट अगर किसी तरीके से उसे ऑब्जर्व भी करेंगे तो हमें वो कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना दिखेगा। समझ में आई ये बात? लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं। अब कहानी क्या आती है, एक्चुअल में क्या होता है ना, जो लाइट है, हम ये कहें कि इसका मतलब लाइट क्या है? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, दैट मीन्स वो पार्टिकल है। तो ये भी पूरी सच नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है? ये दोनों फिनोमिना ट्रू है। लाइट रुकी हुई तो कुछ चीज है ही नहीं, लाइट तो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही फ्लो कर रही है। एक्चुअल में होता क्या है? जब कोई बहुत ज्यादा स्मॉल एनर्जी पैकेट्स भी, या कोई छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज अगर अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करेगी तो वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा वेव नेचर में आ जाएगा। अगर एक चीज बहुत तेज गई है तो वो पूरी वेव जा रही है एक तरह से, बेशक वो मूव पार्टिकल करा था लेकिन वो एक वेव की तरह गया प्रॉपर। तो एक फास्ट मूविंग पार्टिकल हमेशा वेव नेचर पोजेस करेगा। इसका मतलब लाइट कैसा नेचर पोजेस करेगी? ड्यूल नेचर। लाइट कैसा नेचर पोजेस करती है बच्चा? ड्यूल नेचर। इट पोजेसेस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। कुछ थ्योरीज हैं जो कि पार्टिकल नेचर समझा देता है, कुछ थ्योरीज हैं जो वेव नेचर को समझा देता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे? लाइट ऑलवेज पोजेसेस ड्यूल नेचर। सॉर्टेड है ये? क्लियर है? अब अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं तो यहां एक वेव बनी दिख रही है बच्चा, एक ग्रीन से और एक रेड से रिप्रेजेंट करी हुई है। तो यहां पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेव्स हैं। कैसे? लाइट जा रही है आगे की तरफ, मेरे साथ इमेजिन करने की कोशिश करना, विजुअलाइज करो। देखो यहां से लाइट निकल के आगे जाएगी, तो जो इलेक्ट्रिक वेव हो ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिक वेव कैसे जा रही है? ऐसे।
और जो मैग्नेटिक है वो कैसे जा रही है, ऐसे। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है। डाउट है बच्चा? हाँ जी बोलो। हाँ, ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक है, रेड वाली मैग्नेटिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम स्विच भी कर दोगे तो वैलिड है वो पॉइंट। क्यों? क्योंकि ना हम रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहे ना इसमें कि सीधा और उल्टा थोड़ी ना होता है कुछ। अगर एक परपेंडिकुलर तुमने इसको इलेक्ट्रिक ले लिया तो ये मैग्नेटिक होगी। कहानी क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक अगर इस प्लेन में है तो दूसरी इस प्लेन में होगी, है ना? समझ रहे हो? अगर मैं सोर्स को घुमा दूं तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो इस हिसाब से तो वेव का डायरेक्शन घूम जाएगी, लेकिन प्रोपगेशन सेम रहेगी, परपेंडिकुलर सेम रहेंगे। क्लियर है ये बात? तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। समझ में आई है बच्चे ये बात बहुत अच्छे से? अब हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये हमने छोटी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा? रिफ्लेक्शन ये होता है, वेरी गुड। और कोई बोल के बताएगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना? क्या होता है, अगर मेरे पास ये कुछ नया नहीं है, ये बॉल दिख रही है, अगर मैं इसे दीवार पे मार रहा हूं तो ये यहां पे आई क्यों? क्योंकि मैंने दीवार पे बॉल फेंक के मारी, तो वो लग के रिफ्लेक्ट होके आई। सबसे ज्यादा हम ये कहां यूज करते हैं रिफ्लेक्शन? कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड खेला है वो, है ना? कैरम बोर्ड में देखा जब बैक शॉट मारना होता है तो हम क्या करते हैं, हम आगे वाली वॉल पे मारते हैं और वो बाउंस करके पीछे की तरफ आता है, रीबाउंड करता है। अब वो जो रीबाउंड कर रहा है, हम अंदाजा कैसे लगाते हैं कि यहां मारना है? मैं अगर मेरे को इस वाले होल पे वो अपना ट्रिगर मारना होता है तो मैं एग्जैक्टली इस होल से सेंटर पे मारता हूं। हाँ, वही एंगल बनाना होता है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इस पे डालना है, मैं यहां से डालना चाहता हूं, तो बेस्ट है सेंटर पे मारो। बिल्कुल सेंटर से जितने एंगल पे ये सेंटर पे लगेगा उसी एंगल के साथ यहां वापस आएगा। तो एग्जैक्टली जिस एंगल पे स्ट्राइक करा स्ट्राइकर, उसी एंगल पे बाउंस बैक करके आ गया। तो ये हो क्या रहा है? दिस इज रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चा? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द फिनोमिना और प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस, एनी शाइनी सरफेस इन द सेम मीडियम। यहां ये बात ध्यान रखना, हम कहां पे बात कर रहे हैं? इन द सेम मीडियम। यहां मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। हम एयर में है तो एयर में ही है, हम वाटर में है तो वाटर में ही है, कोई मीडियम में वेरिएशंस नहीं है। लाइट जब टकरा के आई तो वो एक ही मीडियम में वापस चली गई है, बाउंस बैक कर गई है। दिस इज फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? तो फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द एनी शाइनी और प्लेन सरफेस, वी कॉल इट एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ये भी पता है अपने को। ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल on the back side of the plain glass sheet. The silver layer is then protected by a coat of red paint. हमने ये मिरर्स देखे हुए हैं, है ना? सबने थोड़ा बहुत इन चीजों को देखा हुआ है कि मिरर्स कैसे होते हैं। मिरर हमारे पास कुछ ऐसा है ना? मैंने उसमें डेफिनेशन में रेड लिखा है, यहाँ पे अलग कलर की कोटिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेड करो या कुछ और कलर करो। ये लो यहाँ पे रेड है, तो ये कोटिंग किस लिए है? जो पीछे हमने वो सिल्वर डाला है उसको जो फैला दिया है वहां पे स्मूथली, ताकि वो मिरर बन सके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ। ठीक है? तो ये हमारे शीशे हैं। अब इसके अंदर देखो, शीशे बेसिकली मिरर्स का काम क्या है? रिफ्लेक्ट कराना। अगर मैं लाइट को यहां मार रहा हूं तो यहां के थ्रू वो दिख रहा है, वॉल पे जा रही है ना? तुम्हारी आंखों पे भी जा रही है, एक दो को अंधा करेंगे आज। तो ये हो क्या रहा है, लेकिन ये यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। दिस इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक लाइट। जब लाइट जाएगी तो इससे टकरा के अब ये मेरे पे आ रही होगी, है ना? वो एंगल का गेम है सारा। तो this phenomena of bouncing back of light when it strikes the plane surface is known as reflection of light. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बहुत सिंपल से सरल से दो तीन लॉज हैं। ठीक है? वो जो हमारा पहला लॉ है वो हमारे पास क्या है बच्चा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले चीजों को थोड़ा थोड़ा आसान करके ढंग से समझते हैं और फिर देखते हैं। देखो, बच्चा, अपने पास जब हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है? एक काम करते हैं, इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा विजुअलाइज करने की, थोड़ा बहुत ऐसे करके ही। अगर मैं एक इमेजिनरी एक लाइन बना लेता हूं यहां पे,
यहां पे एक इमेजिनरी लाइन बना ली है, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चे? नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर, जो कि किसी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल कहते हैं। अब यहां से अगर मैं एक लाइट को भेजूंगा, ये जो मेरी लाइट है ये सीधा जाएगी मिरर के ऊपर टकराएगी ऐसे, तो क्या होगा? ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जितने एंगल पे हमारी ये लाइट जाके टकराएगी ऐसे, ठीक है, बिल्कुल उसी एंगल पे ये बाउंस बैक कर जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां एक प्लेन मिरर रख लेता हूं और मैं यहां से इसके ऊपर लाइट मारता हूं, तो कोई एक सर्टेन एंगल पे वो उधर को नीचे को जा रही होगी, है ना? तो यहां से बिल्कुल एग्जैक्टली एक किसी एंगल पे यहां से ये बाउंस बैक कर रही होगी। अब एज पर लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज सेम। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल होंगे हमेशा। समझ में आई? इस रे को क्या कहते हैं बच्चा? इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्लेक्ट होके निकली है इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये? तो एज पर लॉ, पहला लॉ हमारा क्या कहता है बच्चा? पहला ये है दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? ये फर्स्ट लॉ है बच्चा, सेम फर्स्ट लॉ में होता है ये। अब मर्जी है ऊपर नीचे कर लो, वैसे फर्स्ट लॉ ये होता है। सेकंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीडियम नहीं, हम बात करें सेम प्लेन पे। सेम प्लेन मतलब देखो, अगर लाइट आ रही है यहां से जा रही है इस जगह से, अगर ये यहां से टकरा के नीचे जा रही है तो ये यहां, मैं इधर से लाइट को भेज के उधर नहीं भेजूंगा, 3D में नहीं जा रही है ना वो। अगर मेरे पास ऐसे है, देखो अब इसको ना इमेजिन करना, ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना? अगर अब मेरी जो लाइट है ये एक्स वाई प्लेन ये है ना, ये ऐसे करके अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो देखो, मान लो चलो एक्स वाई प्लेन ये वाला फ्लैट है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस लाइन से रिफ्लेक्ट करके उस सर्टेन प्लेन पे ही लाइट जाएगी। ठीक है, जिस प्लेन, जिस एरिया पे, मतलब बेसिकली जिस जगह पे इंसिडेंट रे आई थी उसी जगह पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई कर रहे होंगे। या सिंपल सरल भाषा में इमेजिन करो तो ये एक प्लेन है, उस प्लेन पे एक ही तरफ को इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई करने वाले हैं, पीछे को कुछ नहीं जाएगा इसके, अलग ऊपर को उठ के कुछ नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहां से ऐसे लाइट भेजता हूं तो ये लाइट कहां जाएगी? इधर टकराएगी और टकरा के इसी प्लेन पे आएगी, उड़ के आगे नहीं आएगी, है ना? अगर मैं बिल्कुल इस एंगल पे भेजूंगा तो वो उड़ के इधर को नहीं आएगी लाइट। समझ में आई ये बात? तो दिस इज फर्स्ट लॉ दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल, ये तीनों के तीनों हमारे पास कहां है? दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये बात समझ में आई है? फिर आता है सेकंड लॉ। अब सेकंड, अब फर्स्ट लॉ के बाद आता है बच्चा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आई है? एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. In reflection, the frequency, speed and wavelength do not change. ये याद रखना, जब भी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आएगी तो सोर्स तो नहीं बदला ना, लाइट तो वही थी, टकरा के बस अपनी जगह बदली है उसने, डायरेक्शन बदला है। तो ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ना इसकी वेवलेंथ चेंज हुई है, ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या हुई है? इसकी डायरेक्शन। क्लियर है? तो जब रिफ्लेक्शन होती है, द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इवन मतलब स्पीड, कुछ भी इनमें से चेंज नहीं होता है, बट देयर इज अ फेज चेंज और मे अकर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फेज चेंज का मतलब होता है जैसे क्रेस्ट ट्रफ चल रहा था तो हो सकता है कि वहां पर टकराने के बाद वो 180 पे बाउंस बैक करिए तो क्रेस्ट की जगह ट्रफ आ जाए, सिवाय उसके और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई बच्चा? क्लियर है? आज के लिए डन।